देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग मंगलमय होंगे, स्वस्थ होंगे। गणित संकाय के आज पुनः एक और टॉपिक को आपके बीच में लेकर के उपस्थित हूं। कल मैंने आपको बताया कि किस प्रकार पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करना है, और आज आपको मैं बताऊंगा कि थेल्स प्रमेय कैसे सिद्ध करना है। यह 5 अंकीय प्रश्न है और 5 अंकीय प्रश्नों का उत्तर हमें सटीकता देना होता है। परीक्षा में एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेंगे, हमारे जो कॉपी चेक करने वाले जो हमारे शिक्षक होंगे, वो 5 में 5 नंबर यूं ही नहीं देंगे। 5 में 5 अंक हमें हासिल करने के लिए हमें थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बनाना होगा। गणित एक ऐसा विषय है जो कि प्रयास मांगता है। गणित याद करने का विषय ही नहीं है। गणित में जितनी दफ़ा आप लोग प्रयास करते हैं, जितनी दफ़ा आप लोग तमाम प्रश्नों को बनाते हैं, आपको यदि फॉर्मूलास याद रहते हैं, जितने भी सूत्र होते हैं वे तमाम आपको कंठस्थ होते हैं। आप लोग प्रोसेस की तरह एक एक प्रोसेस को फॉलो करते हुए यदि सवाल बनाते हैं तो वो प्रश्न आपके मानस पटल पर सदा के लिए अंकित हो जाते हैं। वहीं यदि आप सवाल को कहीं ना कहीं लाइकली नहीं लेते हैं, अथवा आप फॉर्मूला को याद नहीं करते हैं, अथवा स्टेप को फॉलो नहीं करते हैं, एक बार आपके शिक्षक आपको बता देते हैं और घर पर आकर के कुंभकर्ण की तरह सो जाते हैं और उस सवाल के पन्नों को वापस पलटने की कोशिश नहीं करते हैं, तो याद रखिए, यदि परीक्षा को यदि सीरियस नहीं लीजिएगा, यदि आप गणित के प्रश्नों को सीरियस नहीं लीजिएगा, गणित के प्रश्न में को अभ्यास नहीं कीजिएगा, गणित के प्रश्न को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार एक ही प्रश्नों को 10 बार यदि नहीं बनाते हैं, तो वो प्रश्न आप एक समय आएगा कि आपको उस दिन जिस दिन आपको बताया जाएगा उस दिन तो आपको आता रहेगा, मगर आप कल की तारीख में वो भूल जाएंगे। आप परीक्षा भवन में जब बैठेंगे और आपको जो सवाल पूछा जाएगा तो उस सवाल के प्रोसेस को आप भूल चुके होंगे। वहीं यदि आप एक एक प्रश्न को हर दिन बनाते हैं, हर दिन यदि अभ्यास में रखते हैं, तो वह प्रश्न आप कदापि नहीं भूलेंगे। आपके मानस पटल पर वह प्रश्न सदा के लिए अंकित रहेगा। इसलिए प्रयास जारी रखिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। तो आज हम लोग सिद्ध करने वाले हैं थेल्स प्रमेय। देखिए, थेल्स प्रमेय 2 तरीके से पूछ सकता है। एक बार तो कह सकता है आपको से थेल्स प्रमेय सिद्ध करें, अथवा कह सकता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है, सिद्ध करें। अथवा कह सकता है कि सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो 2 तरीके से दे सकता है। तो आपको साधारण प्रतिज्ञा ध्यान में रखना है कि साधारण प्रतिज्ञा पाइथागोरस का क्या होता है और थेल्स का क्या होता है। यदि ध्यान में नहीं रखिएगा, यदि साधारण प्रतिज्ञा पहले लिख करके दे तो आप लोगों को विशेष प्रतिज्ञा से प्रारंभ करना है। यदि कह दे कि थेल्स प्रमेय सिद्ध करें तो प्रथमतः साधारण प्रतिज्ञा लिख करके लिखिएगा कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है, सिद्ध करें, है ना। तो पहले आप लोग को यहाँ से यहाँ तक को लिख देना होगा साधारण प्रतिज्ञा में। मगर इसमें क्या कह रहा है? तो इसमें कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है, सिद्ध करें। तो हम लोग विशेष प्रतिज्ञा से प्रारंभ करेंगे। किसी त्रिभुज की कह रहा है तो हम लोग एक त्रिभुज मानेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे? जो माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समांतर एक रेखा DE खींची गई है। अर्थात हमने विशेष प्रतिज्ञा में वो बात लिखी जो खींची गई है। हमने विशेष प्रतिज्ञा में वो बात लिखी जो बात साधारण प्रतिज्ञा में कह रहा है। साधारण प्रतिज्ञा का एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात विभाजित होती है। तो ये तो सिद्ध करना है। तो पहले हमको त्रिभुज कहा था कि त्रिभुज किसी भुजा के किसी त्रिभुज की, तो हमने एक त्रिभुज माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समांतर एक रेखा D खींची गई है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? तो अब हम लोग लिखेंगे प्रथमतः सिद्ध क्या करना है। तो देखिए, सिद्ध क्या करना है वह सवाल भी इसमें दिया हुआ है। सिद्ध करना है कि सिद्ध करे कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। प्रथमतः तो जो आपने विशेष प्रतिज्ञा कहा है उसके लिए विशेष प्रतिज्ञा में जो बातें लिखी हैं उसके लिए एक डायग्राम बना लीजिए। एक त्रिभुज बना लीजिए और त्रिभुज में लिख दीजिए यहाँ पर लिख दीजिए बी, यहाँ पर लिख दीजिए सी और यहाँ पर लिख दीजिए ए। तो ये हो गया त्रिभुज हो गया।
और एक डी खींच दिया। क्या लिखा है? माना कि वैसे एक त्रिभुज है जिसमें भुजा बीसी, बीसी के समानांतर, बीसी के ठीक पैरेलल एक हमने भुजा खींची। क्या खींची? तो डी खींची, तो हम लोग यहाँ पर डी। ये काम, इतना काम हम लोग पहले कर देंगे। इसमें सिद्ध क्या करना है? तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। अर्थात ये भुजा क्या हो जाएगी? सिद्ध हमें करना है कि ए डी बटा में डी बी बट्टा में क्या हो, बराबर में क्या हो जाएगा? तो ए ई, अब बट्टा में क्या? तो बट्टा में ई सी। तो ये हमें सिद्ध करना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? अब लोग प्रथम तो रचना करेंगे, है ना। रचना में वो बातें होती हैं जो हम लोग करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा काम। तो वो एक्स्ट्रा काम क्या होगा? तो ये होगा लंब, हम लोग खींचेंगे। तो ये लंब हमने खींचा, इसको हम देंगे एम मान, नाम और इसको देंगे एन नाम। अब बी को हम मिला देंगे ई से और सी को मिला देंगे डी से। तो यही बात हम लोग ले देंगे, इसमें लिखेंगे डी से डी एम, डी से लिखेंगे टी से डी एम लंब किस पर डाला? डी से जो डी एम लंब हमने डाला किस पर डाला? एसी पर। तो लिखेंगे हमने एसी पर डाला। ठीक, अब क्या लिखेंगे? ई से कौन लंब? ई एन, ई से ई एन लंब किस पर डाला हमने? तो ई से ई एन लंब डाला किस पर? ए बी पर। ठीक है, तो लिख देंगे ए बी पर डाला। ठीक, ये हो गया। अब हमने क्या किया? तो हमने बी को ई से मिलाया, तो ये भी बात भी लिख देंगे, इसमें लिख देंगे बी को ई से मिलाया। कोई ज़्यादा भारी नहीं है, जैसे जैसे काम किए हैं वैसे वैसे लिख देना है। और सी को किससे मिलाया? तो लिखेंगे सी को डी से मिलाया, है ना। ये जो काम किया है आपने वो काम लिख देना है। इतना तक क्लियर है आप लोग? जो क्या करना है सो इतना तक कर लेना है। उसके बाद आप क्या लिखना है? अब लिखना है प्रमाण। अब प्रमाण में क्या लिखेंगे जी? सो देखिए, ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए। इसमें एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, ए डी और ई। तो लिखिए प्रथमतः त्रिभुज ए डी ई एवं त्रिभुज डी बी ई में। कौन त्रिभुज में? डी बी ई में, इसमें, है ना, इसमें। ये अब थोड़ा मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप लोग हाईलाइट नहीं कीजिएगा, समझने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, ये त्रिभुज में, है ना। पहले किस में? तो पहले ए डी ई में और त्रिभुज डी बी ई में। तो देखिए त्रिभुज ई में क्या होगा? तो प्रथम तो ये भुजा क्या हो गया? ए डी हो गया, ये बटा में क्या हो गया? डी बी। तो हम लोग क्या लिख देंगे? हम लोग लिख देंगे ए डी बटा में हम लोग लिख देंगे डी बी, है ना। नहीं, पहले लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रिंगल त्रिभुज ए डी ई। त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुना बी गुना एच, अर्थात 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब होता है ना। तो 1/2, तो ए डी में त्रिभुज ए डी ई का आधार क्या हो जाएगा? ए डी इसका आधार हो जाएगा, है ना। ये आधार हो जाएगा, तो क्या ले देंगे? ए डी। और इसका शीर्षलंब क्या होगा? ए डी का शीर्षलंब, प्रथम शीर्षलंब क्या है? तो डी एम है ना। तो हम लोग क्या ले देंगे यहाँ पर? डी एम। इसी प्रकार क्या करेंगे? निकालेंगे त्रिभुज किसका? तो हमने डी बी लिखा है ना, लिखेंगे त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज डी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 और गुना इसका आधार क्या हो जाएगा? तो इसका आधार हो जाएगा डी बी और गुना इसका भी लंब क्या हो जाएगा? इसका भी लंब हो जाएगा डी एम। अब हम लोग लिखेंगे क्या? तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रिंगल त्रिभुज ए डी ई बट्टा में एरिया ऑफ ट्रिंगल त्रिभुज डी बी ई बराबर में क्या लिखेंगे? जो एरिया ऑफ ट्रिंगल ए डी कितना आया हुआ है? तो लिखेंगे 1/2 और गुना कितना? ए डी और गुना कितना? डी एम, है ना। बट्टा में देख रहे हैं जो अभ्यास हमारा किया हुआ है उसके बाद कुछ न कुछ हल्का सा मिस्टेक यहाँ पर कर रहे थे। तो हम अभ्यास करने वाला आदमी जब मिस्टेक कर सकता है, और एक बार बना लीजिएगा सवाल, एक बार सर जी पढ़ा देंगे और सो जाइएगा, तो क्या समझ में आने वाला? कुछ समझ में आएगा? कहियो समझ में नहीं आएगा। अभ्यास करने पर तो ये हाल है, और नहीं अभ्यास कीजिएगा तो कौन हाल होगा, से खुद ये मूल्यांकन कर लीजिए। बार बार बनाने के बाद 6 साल 7 साल से बचवा सबको पढ़ा रहे हैं, और बाद मिस्टेक कर लेते हैं। तो बताइए, तो मिस्टेक हो ही जाता रहता है, और नहीं पढ़िएगा नहीं अभ्यास कीजिएगा तो डमरू डलाइएगा परीक्षा में, क्या कीजिएगा?
है ना। अब देखिए ये हो गया तो 1/2 हो गया ई वाला त्रिभुज। अब त्रिभुज डीबी का क्षेत्रफल क्या है, तो 1/2 और गुना ये क्या है, ये डीबी है ना, और गुना क्या है, डीएम है। तो देखिए बट्टा का चिन्ह है, 1/2 ऊपरों में 1/2 नीचों में है, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, डीएम से डीएम बाबू को काट दिए, अब बच्चे सीएम बाबू, है ना। तो चाचा जी को लिख देंगे एडी चचा, और कौन बचे, डीबी चचा। तो ये हो गया समीकरण, इसको क्या कर देंगे जी, समीकरण 1 कर देंगे। अब क्या कीजिएगा, अब देखिए अब तो एगो भाग हुआ ADE और DBE, अभी भी एक स्टेप और बनाना है। 5 नंबर इतने पर नहीं जान छोड़ा करके दे देगा बिहार बोर्ड। देखिए बड़ा जान चूसता है, अब बड़ा खून चूसता है, बड़ा दिमाग खाता है, तब जाकर नंबर देता है। तो देखिए क्या करना है, अब लिखेंगे, अब कौन चीज़ का क्षेत्रफल निकालिएगा जी, तो लिखिएगा त्रिभुज ADE, फिर से लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, है ना। फिर से पुनः लिख दीजिएगा इसको, अब पुनः किसका, AD का क्षेत्रफल। क्या करेंगे, अब AD का आधार क्या हो जाएगा जी, पहला वाला में आधार लिए थे AD, अब जो आधार होगा वो क्या होगा, तो AE। तो क्या लिखेंगे, 1/2 गुना AE गुना, अब लंब पहला बार लंब लंब क्या था, तो DM लंब था, अब क्या हो जाएगा लंब, EN लंब हो जाएगा, है ना। तो क्या लिख देंगे हम लोग, EN, है ना। अब क्या करेंगे, ई त्रिभुज हो गया, AD का क्षेत्रफल हो गया त्रिभुज AD का। अब देखिए DBE हमने ले लिया था, अब कौन त्रिभुज लेंगे, हम थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहे हैं, आप लोग हाईलाइट नहीं कीजिएगा, है ना, और ना तो वहाँ पर आपके सवाल के उत्तर में लाइट बार देगा, मतलब सवाल नहीं देगा, नंबर नहीं देगा। तो DEC, है ना, या फिर आप लोग लिख सकते हैं ECD में, है ना। क्या कर सकते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। ACD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो लिख दीजिएगा 1/2 और गुना क्या लिख दीजिएगा, ए तो लिखाइए गया हुआ है, ACD का प्रथम लेटर क्या है, प्रथम अधि इसी, है ना, भुजा, तो क्या लिख देंगे, इसी हो जाएगा आधार, है ना। DECD त्रिभुज का हो जाएगा, इसी हो गया आधार, और लंब कौन हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा EN। तो लिख देंगे फिर से यहाँ पर EN। तो फिर से एक स्टेप क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि एरिया ऑफ ट्रिंगल त्रिभुज ADE बटा में लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रिंगल त्रिभुज ECD, है ना। हम बराबर में लिख देंगे क्या, जो एरिया ऑफ AD का है क्या हुआ है, तो 1/2 गुना AE गुना क्या EN, अब बटा में क्या लिख देंगे, तो 1/2 गुना EC गुना क्या EN। तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, है ना। बिल्कुल शॉर्ट मेथड में आपको बता रहे हैं, ठीक है। जितना तक बनाइएगा, कुछ लाइन सबको जो यहाँ पर एक इसके बाद एक स्टेप लिखाता है मगर वो छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग बढ़िया से समझ जाएं, ज़्यादा भारी इसको ना समझे, ना तो वो स्टेप जैसा ही लिखेंगे तो ये सब कैल धैल चौपट हो जाएगा। आप कहेंगे कि दूर इतना तक किए तो ठीक है, एगो इहो लाइन याद करना होगा, दूर छोड़ एक 5 नंबर के गोली मार, गणित में पास से मार्क नंबर ले आए, जय हो जतई, जय दही पास करबई, कहाँ तक माथा के सब नोट के ढीला करते रहो। तो चलते तनी कुछ स्टेप कम में लिखते हैं ताकि आपके माथा में घुस जाए। तो लिख देंगे, अब लिखेंगे क्या, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या लिख दीजिएगा जी, तो लिखिएगा AD, अब बटा में क्या, तो बटा में DB, बराबर में क्या लीजिएगा, बराबर में लिख दीजिएगा AE, अब बटा में क्या लिख दीजिएगा, बटा में EC। हो गया कंप्लीट, ये ना प्रूव करना था जी। देखिए ना, AD बराबर AD बटा DB, अब बराबर में E बटा EC, तो यह ना सिद्ध करना था। तो क्या कीजिए, अब इस सवाल जो बनाए हैं, इस सवाल को आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए जो बनाया हूँ सो, स्टेप बाय स्टेप रोक रोक करके देख करके बना लीजिएगा, और इसका स्क्रीनशॉट फ़ोन में सेव नहीं रहे बल्कि दिमाग में भी सेव कर लीजिए, ताकि परीक्षा भवन में भी जाइएगा तो दिमाग में जब नोट रहेगा, मतलब बार बार प्रयास कीजिएगा तो सेव हो ही ना जाएगा दिमाग में, तो दिमाग में सेव रहेगा तो बड़ा सुंदर रहेगा।